नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला आंदोलन के बारे में। गत वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी कि आखिर सामाजिक आंदोलन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और हमने इस बात पर भी विचार किया था कि किस प्रकार सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का द्योतक बनता है। यानी कि आंदोलनों की प्रकृति इस प्रकार से होती है कि वे समाज में परिवर्तन को लाने की क्षमता रखती हैं और इसी दिशा में विविध प्रकार के आंदोलनों के बारे में समय समय पर बात की जाती रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे महिलाओं के विशेष संदर्भ में कि आंदोलन किस प्रकार से उनकी दिशा को बढ़ाने में, उन्हें सहयोग प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व एक बार हम पुनः विचार करते हैं सामाजिक आंदोलन के बारे में। सामाजिक आंदोलन को लोगों के समूह द्वारा किए गए संगठित प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समाज में परिवर्तन लाने और परिवर्तन का विरोध करने के लिए होता है। एक सामाजिक आंदोलन की परिवर्तन और इसके संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, चेतन संकल्प शक्ति, आंदोलन के उद्देश्य और विश्वासों के प्रति आदर्शात्मक प्रतिबद्धता ही एक बहुत बड़ा आधार बनती है जिस पर आंदोलन कार्य करता है। इसीलिए सामाजिक आंदोलनों में दो बातों पर ध्यान विशेष रूप से दिया गया है। पहला सामाजिक और दूसरा आंदोलन। सामाजिक चूँकि ये समाज से संबंधित है इसलिए इसे सामाजिक कहा जाता है, और आंदोलन इसलिए क्योंकि ये विशेष प्रक्रिया से होकर के गुजरता है, एक संगठित प्रयास होता है, इसलिए आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। सामाजिक आंदोलन विभिन्न विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते रहे हैं, जिसमें विरोध के सुर होते हैं। मुकाबले या संघर्ष को एक माध्यम के रूप में चुनाव किया जाता है। इसीलिए ये माना गया एक लंबे समय तक कि ये सिर्फ इतिहासकारों के अध्ययन का ही विषय है। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता रहा, सामाजिक परिवर्तन में और सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में अंतर संबंधों का अध्ययन किया गया, इस बात पर भी बात उठती गई कि यह समाज शास्त्रियों के अध्ययन का भी विषय है। इसका प्रयास होता है कि परंपरागत सामाजिक संरचनाओं और असमान तथा दमनकारी सामाजिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन कैसे लाए जाएं, और इसके अध्ययन के लिए सामाजिक आंदोलनों को समाजशास्त्रियों के द्वारा भी अध्ययन का विषय बनाया गया। सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में जब बात की जाती है तो समाज का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जहां पर इसका प्रयोग नहीं होता रहा है। समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयास किया गया और संगठन के द्वारा उसे सहयोग किया गया, जिससे कि समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास संभव हो सके, और इसी श्रेणी में महिला आंदोलनों का भी जिक्र होता रहा। महिला आंदोलन सामाजिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इनका उद्देश्य सभी संस्थागत प्रबंधों, मूल्यों, रीति रिवाजों और समाज के आस्थाओं में परिवर्तन लाना है। लेकिन वो आस्थाओं की यहाँ पर बात हो रही है जिन्होंने वर्षों से महिलाओं को पराधीन रखा है। महिला आंदोलन महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष भागीदारी का आधार प्रदान करते हैं, इसीलिए इनकी भूमिका पर अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। महिला आंदोलन पर विस्तार से बात करने से पूर्व फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोआर के शब्दों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने ये कहा कि औरत पैदा नहीं होती है बल्कि उसे बना दिया जाता है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना विशेष रूप से अनिवार्य है कि जब लिंग की बात आती है तो स्त्री और पुरुष दो लिंग समाज में देखने को मिलते हैं, और इनमें भी जब संस्तरण की बात आती है तो भारतीय समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, जहाँ पर महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त रहा है। और इसके कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर इस आधार पर भेद देखने को मिला है। और बात सिर्फ भारत की ही नहीं है, विश्व भर में भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर इस बात पर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं और इस बात के समाधान को ढूंढने का प्रयास किया गया कि आखिर महिलाओं को क्यों दोयम स्थान दिया जा रहा है।
फ्रांसीसी लेखिका ने इसी बात पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए बात कही है कि जब एक महिला का जन्म होता है तो वह एक जेंडर और एक मनुष्य के रूप में ही समाज में आती है, लेकिन ये समाज के दृष्टिकोण के द्वारा, उन संरचनाओं के द्वारा, उन व्यवस्थाओं के द्वारा गढ़ी जाती है जिससे कि उसे दोयम स्थान समाज में स्वीकृत करवाया जाता है और उसके द्वारा उसकी मानसिकता में इसे स्वीकृत किया जाता है। महिला आंदोलन की प्रकृति सार्वभौमिक है। ये आंदोलन स्थानीय संदर्भ में क्रियाशील रहकर उत्पीड़न की विशिष्ट दशाओं के प्रति महिलाओं के स्थानीय प्रतिक्रियाओं का बोध कराते हैं। इसीलिए महिला आंदोलन किसी भी राष्ट्र में जब अपनी जड़ें पकड़ रहा होता है, कहीं ना कहीं उसका असर विश्व भर की महिलाओं पर और विश्व भर के समाजों पर देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष ये दोनों ही मिलकर के समाज के स्तंभ का निर्माण करते हैं। महिला आंदोलनों का संदर्भ विश्वव्यापी रहता है और विश्वव्यापी होते हुए भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्नताओं का परिचय देते हैं। जिस प्रकार से समाज की व्यवस्था रहती है, जैसी समाज की संरचना होती है, उस समाज में भूमिकाओं का निर्धारण होता है। जहाँ पर हम पुरुष प्रधान या पितृसत्ता की बात करते हैं, वहाँ पर महिलाओं को कुछ निश्चित दायरों में बांध दिया जाता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने की उन्हें अनुमति रहती है। ऐसे समाज विशेष में महिलाओं को प्रत्येक कार्य को करने के लिए निर्भरता अधिक देखने को मिलती है और पुरुष पर अधीनता को स्वीकार करने का एक दायित्व बोध भी उसे सिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी समाज है इसी विश्व पटल पर जहाँ पर महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता दी गई है, अपने निर्णय को लेने की क्षमता पर विश्वास उन्हें दिलाया गया और इस आधार पर उनकी स्थिति बेहतर देखने को मिली है। इसीलिए जो महिला आंदोलन है वो विश्व भर में जहाँ भी देखने को मिलते हैं, उसमें उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति और समाज में उनका स्थान वो महत्वपूर्ण आधार बनता है जो महिला आंदोलन की दिशा का निर्धारण करता है। पूर्ण आधुनिक युग में महिलाओं के अधिकारों और हितों पर आधारित संलग्नता के तत्कालीन संदर्भ अविदित थे और आधुनिक युग में ये स्पष्ट रूप से उजागर हुए हैं। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों में पहले महिला आंदोलनों का जन्म हुआ था। इसलिए ऐतिहासिक तत्वों से और दशाओं की विविधता के परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में महिलाएं संगठित होनी प्रारंभ हुई थी। ये कहना गलत नहीं है कि महिला आंदोलन का प्रारंभ पश्चिम से हुआ और वहाँ की जो परिस्थिति रही, वहाँ पर संगठन का जब उदय हुआ तो उस बात का परिचय, उस सफलताओं का परिचय विश्व भर में फैला, जिससे धीरे धीरे भारत में भी इस प्रकार के आंदोलनों को प्राश्रय मिला और अपनी बात को आगे रखने के लिए, उस दिशा में प्रयास करने के लिए महिलाएं विश्व भर में धीरे धीरे संगठित होनी प्रारंभ हुई थी। 1868 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संगठन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन की स्थापना हुई और समान अधिकार, शिक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि मांगों को निर्धारित किया गया। देखिए, जिस समय एक महिला कार्य करने के लिए बाहर आती है या एक महिला परिवार में अपने सदस्यों के बीच रहती है, यदि उसकी स्थिति में कुछ आधारों को लेकर के विभेद होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर इस भावना दृढ़ होती जाती है कि उसके संग उत्पीड़न है, उसके संग अत्याचार है और धीरे धीरे जब ये बात फैलती है तो महिलाओं ने अपने आप को संगठित करने के विचारों को दृढ़ता दी है। इसी कारण से महिला आंदोलनों का जो प्रारंभ हुआ उसमें बात शिक्षा के प्रसार की गई, उसमें बात उनके समान अधिकारों की गई और विशेष रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन की आवाज़ महिलाओं के द्वारा उठाई गई। जब कार्य समान है, स्त्री पुरुष समान समय दे रहे हैं, समान व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने कार्य को संपन्न करते हैं, तो वेतन पर अंतर क्यों, इस बात को लेकर के महिलाओं ने सर्वप्रथम संगठित होकर के प्रयास करना प्रारंभ किया।
पारिवारिक अधिकारों के पैतृक व्यवस्था के विरोध में महिला अधिकारों के प्रति चेतना ने आंदोलनों को जन्म दिया। तो इस प्रकार से परिवार से ही जब विभेद प्रारंभ हुआ, समाज में जब महिला आई तो वहाँ उस प्रकार के विभेद का सामना किया, लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूकता, नियमों के प्रति जैसे जैसे समाज में इस बात का प्रचार होना प्रारंभ हुआ तो महिलाओं ने इसके महत्व को समझना प्रारंभ किया। इसीलिए एक दौर जिसे हम स्त्रीवाद के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक स्त्रीवाद जो कि यूरोप, लैटिन अमेरिका और संयुक्त राज्य में मध्य वर्गीय महिलाओं की अपने ही वर्ग के पुरुषों द्वारा स्थापित राजनीतिक और पेशेवर संगठनों से स्वयं को अलग महसूस कर रही थीं, उनके द्वारा प्रारंभ हुआ। क्योंकि एक वो तबका जो कि अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही प्रयासरत है, वहाँ तक आंदोलनों को पहुँचने में समय लगा। लेकिन जो इस स्थिति से ऊपर थी, उन्होंने धीरे धीरे इस बात को समझा कि अपने ही समूह के पुरुषों के द्वारा कई प्रकार का भेद महिलाएं सहन कर रही हैं, और इसीलिए स्त्रीवाद के रूप में इस बात के विरोध में स्वर उनके द्वारा उठाए गए। महिला संगठनों को उजागर करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाओं के सवैतनिक कार्यों में संलग्न होने से बदली हुई सामाजिक आर्थिक दशाओं के कारण स्त्रीवादी संगठनों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। इस बात से हम सभी विदित हैं कि संगठन की शक्ति को कभी नकारा नहीं गया, लेकिन ये संगठन किसके द्वारा किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है और इसको प्राप्त करने में किस प्रकार से समूह का सहयोग है, इन सभी आधारों पर किसी भी संगठन की जो जीत है या जो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है वो निर्धारित होती है। इन संगठनों ने रोजगार, वेतन समझौतों, संपत्ति अधिकार, गर्भ निरोध, गर्भपात आदि के क्षेत्रों में प्रचलित कानूनों और प्रथाओं को चुनौती दी। इन संगठनों से पूर्व भी कई राष्ट्रों में विभिन्न मुद्दों पर भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का, मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, जाति भेद विरोधी आंदोलनों में, श्रम आंदोलनों में भाग लेने से महिलाएं विशिष्ट रूप से लिंग संबंधी मुद्दों पर संगठित होनी प्रारंभ हुई। किसी भी आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व इस बात के प्रति जागरूकता होना बेहद आवश्यक है कि क्या कारण है कि यह आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई है, और यदि इस बात के प्रति वो वर्ग जागरूक रहता है कि वो किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो सही रणनीति बना करके इस दिशा में सफल प्रयास करने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं ने भी अपने आप को लिंग के आधार पर जो उनके संग भेद होता रहा, जो उत्पीड़न उन्होंने सहन किया, इसके विरोध में उन्होंने अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया। महिला मताधिकार आंदोलन राजनीति में महिलाओं के संगठन और भागीदारी का कारण बना। इस बात से हम विदित हैं कि आज महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का उनके पास भूमिका है, लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था, ना भारत में और ना ही विश्व भर में। इसके लिए एक बहुत लंबा आंदोलन चला, जहां पर महिलाओं को मताधिकार देने के लिए भी उन्हें महिला आंदोलन का मार्ग चुनना पड़ा, और एक लंबे सफ़र के बाद उन्हें इस दिशा में सफलता प्राप्त हुई। इंग्लैंड और अमेरिका में समय समय पर विशेष आंदोलनों को इस दिशा में किया गया। 1840 में चार्टिस्ट आंदोलन में महिलाओं के मताधिकार की मांग रखी गई थी, और 1840 का ये जो डिसीजन था जिसने महिलाओं को इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी थी, वो कई राष्ट्रों के लिए मिसाल बनकर के सामने आया। नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड में 1869 में निगम चुनावों में करदात्री महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। 1980 में 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को पूरी तरीके से मताधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिली, और 1928 में इसे 21 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक राष्ट्रों में महिलाओं के लिए मताधिकार का मार्ग प्रशस्त हो गया।
1960 के दशक के मध्य में अमेरिका में महिला आंदोलनों ने और ज़्यादा तीव्र गति पकड़ी। 1960 के बाद 70 में एक दशक तक एशिया और लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्रों में महिला अधिकारों को लेकर के, महिला के स्वतंत्रता के पक्ष का निर्धारण करने के लिए, उनका अपने ऊपर कितना अधिकार है और समाज में उनकी क्या भूमिका है, इस दिशा के आधार पर कई आंदोलन समय समय पर होते रहे। और 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष तथा 1975 से 1985 तक महिला दशक घोषित किए जाने के उपरांत विश्व के विभिन्न भागों में महिला आंदोलनों का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो गया। 1975 के बाद लगातार समय समय पर कई महिला सम्मेलन भी आयोजित किए जाते रहे, जिनमें उन विषयों पर चर्चा होती रही कि किस आंदोलन में किस हद तक महिला के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली और क्या कमियां रहीं जिससे कि यह सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इसलिए 1975 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1980 में कोपेनहेगन में दूसरा, 1985 में नैरोबी में तीसरा महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। 1995 में बीजिंग में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजित होने तक महिला आंदोलन विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका था और उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अधिकांश आंदोलनों में महिला संगठनों ने दो मांगों पर विशेष जोर दिया। ये दो मांगें क्या थीं? अब हम उनकी बात करते हैं। पहली मांग महिलाओं के द्वारा रखी गई थी अपने शरीर पर स्वामित्व की और दूसरी उनकी बात थी आर्थिक स्वतंत्रता की। ये दोनों ही पक्ष ऐसे रहे एक लंबे समय से जो महिलाओं के लिए पुरुष के अधीन स्वीकारे गए थे। जिस प्रकार से उनकी आज्ञा, उसका पालन करना उनका लक्ष्य ना सिर्फ भारत के पितृसत्तात्मक संदर्भ में रहा, बल्कि विश्व भर के कई राष्ट्रों में इस प्रकार की समस्या को देखा गया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी में उन्हें इन दोनों मांगों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में उन्होंने प्रचलित गर्भपात कानूनों के उन्मूलन की मांग रखनी प्रारंभ की। यूरोप और अमेरिका के अतिरिक्त जो गैर पाश्चात्य राष्ट्र रहे, वहाँ पर भी अपनी सामाजिक और आर्थिक परिवेश के कारण महिलाओं के उत्थान के लिए आंदोलन चलते रहे। यहाँ गर्भपात जैसे मुद्दों को लेकर बहुत सक्रियता नहीं थी। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, निर्धनता और अल्प विकास के संदर्भ में उनके लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा था कि किस प्रकार से निर्धनता को दूर किया जाए, और दूसरा, स्त्रियों के प्रजनन अधिकारों का मुद्दा परिवार नियोजन से जुड़ गया था। इस कारण से जो गैर पाश्चात्य राष्ट्र थे उनकी मांगों के संदर्भ बदल गए थे। लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए महिला आंदोलनों के विकास की दिशा में कुछ निश्चित चरणों का निर्धारण किया गया कि विश्व भर में कहीं भी आंदोलन हो रहे हैं, किसी भी उद्देश्य को निर्धारित करके हो रहे हैं, लेकिन उनके 3 प्रमुख चरण रहेंगे, इस बात पर एकमतता दिखाई दी। प्रथम चरण के रूप में देखा गया आंदोलन का आदर्शवादी और अव्यवहारिक चरण। इस अवधि में महिला आंदोलन ने 2 मुख्य बातों पर बल दिया। पहला, महिलाओं की पुरुषों के बराबर वेतन की बात, और दूसरा, महिलाओं में पहनावे को लेकर के जो समय समय पर चर्चा होती रही उसमें उनकी स्वतंत्रता की बात। और यह रखा गया कि महिलाओं को अपने अनुसार समाज में पहनावे को लेकर के और समान कार्य के समान वेतन को लेकर के बात करने का पूर्ण अधिकार है और इस दिशा में उनको निर्णय मिलना चाहिए। इसके अगले चरण में नारीत्व को गौरवान्वित किया गया और स्त्री और पुरुष की विभिन्नता पर बल दिया गया, जो कि एक सार्वभौमिक तथ्य है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के सहयोग से ही विकास संभव है। ना सिर्फ परिवार का बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष दोनों पर है। इसीलिए
महिला को दोयम समझना या पुरुष को श्रेष्ठ समझना एक दूसरे की विभिन्नताओं का सम्मान न करने के समान है। इसलिए दूसरे चरण में महिला आंदोलन के इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि दोनों में विभिन्नताएं ज़रूर हैं, लेकिन नारी की स्थिति को और उसके नारित्व को गौरवान्वित करना भी आवश्यक है। इस चरण में स्त्रियों की समस्याओं के एक सारता को समझकर एक साझे मंच से विरोध प्रदर्शन की आवश्यकता को प्राश्रय दिया गया। इसमें वर्ग, मूल, जाति और अन्य भेदभाव के बिना स्त्रियों को एकजुट किया गया। अब बात करते हैं महिला आंदोलन के तीसरे चरण की। और महिला आंदोलन के तीसरे चरण में स्त्रियों में बहुलवाद और अंतर को समझने का प्रयास किया गया। पहले हमने बात की है महिलाओं की आदर्शवादी स्थिति की और उसमें जो अव्यवहारिकताएं देखने को मिल रही हैं उसकी। दूसरे चरण में बात आती है स्त्री और पुरुष के भेद की, उनकी विभिन्नताओं की। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर बात की गई है तीसरे चरण में स्त्रियों में ही बहुलताओं और उनमें ही अंतर को लेकर के। इस विचारधारा का आश्रय ये है कि महिलाएं एक समूह नहीं हैं, उनका शोषण नारित्व के सार्वभौमिक दिशा में निहित नहीं है। इसीलिए महिलाओं का उत्पीड़न विशिष्ट संदर्भ युक्त है, यानी कि एक वर्ग की स्त्रियों का उत्पीड़न दूसरे वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की प्रकृति से अलग हो सकता है। इसे हम इस प्रकार से यदि देखें तो एक ये भी उत्पीड़न का प्रकार है कि भोजन को लेकर के परिवार में भेद दिख रहा है, जहाँ पर पुत्र को या पुरुष को पौष्टिक भोजन दिया जाए और स्त्री को ये कह के ना दिया जाए, बालिका को ये कह के ना दिया जाए, इसे क्या आवश्यकता है। तो एक तो ये अंतर है। दूसरा अंतर कहीं और संदर्भ में ये भी है कि महिला जो कार्य कर रही है उसे ये माना जाए कि ये पुरुष का कार्य है, इसमें महिलाओं का दखल नहीं होना चाहिए। तो जैसा पारिवारिक संदर्भ है, जैसा सामाजिक संदर्भ है और जिस वर्ग में महिला रह रही है, महिला का जीवन व्यतीत होता है, उस वर्ग में भी अलग अलग वर्गों में महिलाओं के जो उत्पीड़न के प्रकार हैं वह भी भिन्नता रखते हैं। इस बात को महिला आंदोलन के तीसरे चरण में उजागर किया गया। इसलिए परंपरागत संगठनों के सोपान क्रमिक और आधिकारिक संरचनाओं के अपेक्षा तत्कालीन महिला आंदोलन स्वायत्त प्रकृति के थे। स्वायत्तता का तात्पर्य ये है कि महिलाएं स्वयं संगठित होती हैं, अपना कार्य करती हैं, अपनी कार्य सूची तैयार करती हैं और अपनी कार्यशैली तय करके उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। और स्वायत्त महिलाओं के आंदोलन लिंग आधारित आंदोलन के विरुद्ध प्रतिबद्धता पर आधारित थे। महिलाओं के लिंगीय हितों के उद्देश्य से चले आंदोलन स्त्रीवाद के विकास में सहायक रहे, परंतु ये स्त्रियों की गतिशीलता के पूर्ण परिचय नहीं थे। सिर्फ महिला आंदोलन महिलाओं के विकास को लेके, उनके उत्पीड़न को दूर करने के लिए, उनके संग हुए अत्याचार के पक्ष को उजागर करने के लिए कि ये घट रहा है समाज में, यकीनन इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने। लेकिन यही मात्र एक महिला आंदोलन का उद्देश्य हो, इस बात को धीरे धीरे स्वीकारा गया कि महिला आंदोलन इसके अतिरिक्त भी कार्य कर सकता है। चूँकि महिलाएं विश्व के और समाज के विकास में बहुत आवश्यक अंग हैं, इसीलिए पहले उनका स्वयं उचित स्थान प्राप्त करना आवश्यक है। और जब वो स्वयं अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी बात को रखने में सक्षम होती हैं, उसके बाद उनके लिए यह आवश्यक है कि समाज में वो जो दूसरा कोई भी वर्ग है जो प्रताड़ित है, उसके लिए भी वो सक्षम होने के बाद काम करें। इसीलिए आंदोलन में महिलाएं, एक हमने बात की महिला आंदोलन की, और फिर बात उठनी प्रारंभ हुई आंदोलन में महिलाओं की, कि जहाँ जहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं जो मात्र एक महिला उत्पीड़न के खिलाफ नहीं है, समाज के किसी में संदर्भ में, किसी वर्ग में कहीं भी कोई उत्पीड़न हो रहा है, उनके पक्ष में
आवाज़ उठाने में महिलाएं भी अपनी भूमिकाएं निभाएंगी और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में महिलाओं ने अपनी क्रियाशीलता का प्रदर्शन देना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों के लिंगीय हितों का अनुसरण नहीं किया गया, परंतु ये स्त्रियों की सक्रियता और एकजुटता का आधार अवश्य बना। और अब महिलाओं ने सबके संग मिलके सबके साथ उनके विकास के लिए भी कार्य करने में अपनी भूमिका का निर्धारण किया। महिला आंदोलनों के लिए व्यवहारिक हित उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि सामरिक हित, और इसीलिए महिला आंदोलनों को असंबद्ध व्यवहार की संज्ञा दी गई, जिसका तात्पर्य विरोध की वह प्रक्रिया है जिसके अर्थ निकलते हैं। सामूहिक विरोध द्वारा स्त्री आंदोलनों ने स्त्रीवाद की परंपरागत परिभाषा को चुनौती दी है और लिंगीय भूमिका के प्रचलित विचार पर प्रहार किया है। दुनिया भर में महिला संगठनों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दों से ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं में राजनीति की एक निर्धारित दिशा को देना आवश्यक है। महिलाओं को एक साथ दिशा में लेके काम करने सरल कार्य नहीं रहा, इसीलिए इसमें एक बहुत लंबा समय दिया गया। और ये विविधता इसलिए भी अच्छी रही क्योंकि ये आधिपत्य के विभिन्न रूपों की परिचायक है, जिससे स्त्रियां विभिन्न स्तरों पर आधिपत्य के प्रहार को पहचान कर उसे दूर करने के लिए एकत्रित होती रहीं। तत्कालीन महिला आंदोलनों के चिंता का विषय ना सिर्फ महिला रही, बल्कि भूमंडलीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विकासवादी नीतियां भी रहीं। यहाँ मुद्रास्फीति, विस्थापन, वन विनाश, बेरोजगारी, निर्धनता जैसे मुद्दे स्त्री संगठनों द्वारा उठाए गए, क्योंकि इन सभी का स्त्रियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता रहा। ये मुद्दे आर्थिक आधुनिकीकरण के कारण, मशीनीकरण के कारण और भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप रहे, और महिला चूँकि समाज का एक महत्वपूर्ण अंग रही, इसलिए वह भी इनसे प्रभावित होती रही। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य एकीकृत विश्व बाजार की स्थापना था और महिला भी उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम रही, जहां व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन महिलाओं को इसके दूरगामी परिणामों का सामना करना पड़ा। लघु उद्योगों में अपने परंपरागत रोजगार से वे अलग हो गईं, क्योंकि भूमंडलीकरण के कारण दिशा को विस्तार जरूर मिला, लेकिन दिशा का निर्धारण नहीं होने से उनका जीवन प्रभावित हुआ और इसका परिणाम स्त्रियों की शोषणकारी दशाओं के रूप में उजागर होकर आया। साथ ही उन्हें वन विनाश, विस्थापन, बेरोजगारी और निर्धनता की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। गत कुछ वर्षों से इन विकासवादी नीतियों और प्रौद्योगिकी में निहित लिंग पक्षपात के विरोध में स्त्री संगठन अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। इसीलिए समानता और समता के आधार पर दीर्घकालीन विकास की मांग उठती रही है। उन्होंने जीवन रक्षा, आजीविका के अधिकारों की मांग रखी है और सामूहिक संपत्ति, साधन और पर्यावरण के संरक्षण में तथा विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न विस्थापितों की समस्या आदि से संबंधित भी मुद्दे उठाए हैं। धीरे धीरे महिला आंदोलनों की स्थिति स्पष्ट होती गई, संगठन उजागर होता रहा और आज एक बहुत ही बड़ा हिस्सा महिला आंदोलन का इको फेमिनिज्म के नाम से जाना जाने लगा, जो कि एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहा है। यानी कि जो सफ़र मात्र महिलाओं के उत्पीड़न को मुक्त करने के लिए, जो सफ़र महिलाओं को स्वतंत्र एक अस्तित्व की पहचान देने से प्रारंभ हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी स्पष्टता को प्राप्त करते हुए वर्तमान समय में इस स्तर तक पहुंचा है जहां महिला आंदोलन सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका उजागर कर रहा है। इसीलिए आज महिला संगठन, महिला आंदोलन महिलाओं के उस पक्ष की बात करता है जो कि समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए चाहे वो सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, उसमें महिलाओं की
स्थिति की सुदृढ़ता के संग समाज के सभी वर्गों को संपूर्ण रूप से उचित स्थान मिले, महिला आंदोलन की भूमिका इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है।